नागपुर हिंसा पर अगर गौरव भाटिया जी इंटरनेशनल साजिश हो रही थी, भड़काऊ बयान एक के बाद एक दिए जा रहे थे, तो अंत में सवाल यही आता है कि रोकने की जिम्मेदारी आपकी सरकार की थी। अभी परिस्थितियां वहां जहां पहुंची है, अलग अलग शहरों में भी अगर ऐसा हो रहा है, तो आपका रोड मैप क्या है, प्लान क्या है? देखिए, रोड मैप बिल्कुल स्पष्ट है और मैं एक लाइन में ही आपको बता दूं, भारत माता की जय बोलोगे, भारत माता की जय बोलोगे तो खीर देंगे और औरंगजेब को महान बोलोगे तो चीर देंगे। याद रखो ये बात। आपने शुरुआत करी, आपने पहला सवाल पूछा आपका प्लान क्या है। मैं बताऊंगा अपना प्लान, मेरा काम ही है प्लान बताना, और कैसे ये जो घुसपैठिए हैं इनको लात मार के बांग्लादेश तक फेंक देना। लेकिन पूछना ये पड़ेगा, अबू आजमी को किसने ये बोला कि तुम बोलो औरंगजेब महान है, क्रूर शासक नहीं है। और आज बड़ी जिम्मेदारी से मैं एक बात कहता हूं, एक अफवाह फैलाई गई अंजना जी, चादर पे आयत लिखी थी, कुरान का हम बहुत सम्मान करते हैं, चादर पे आयत लिखी थी, उसे जला दिया गया। तो महिला सुरक्षा कर्मी जो हमारी बहन थी तो उसकी वर्दी को फाड़ने लगे। लेकिन तो गुरु तेग बहादुर जी जिन्होंने हिंदुओं की रक्षा करी, उनका सर धड़ से कलम कर दिया गया और उसको ये बताते हैं महान शासक है। उनका क्या होना चाहिए जरूर पूछिएगा। अब मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। औरंगजेब कब्र में है ना, जो औरंगजेब को महान बताएगा, तलवार निकालेगा, पेट्रोल बॉम्ब निकालेगा, या तो वो भारत में अच्छा नागरिक बन के रह ले या औरंगजेब की कब्र के अंदर उसके साथ रह ले। तय आप करो आपको क्या रहना है। और एक बात जरूर कहूंगा, इस भारत में जब भारत आगे बढ़ रहा है, देश के पास मजबूत नेतृत्व है, नरेंद्र मोदी जी जैसा। ये औरंगजेब के चाहने वाले इलू इलू करते हो, एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को अपना हीरो मान के देखो। सारे युवा कहेंगे सल्यूट है तुम्हें। अब्दुल हमीद को अपना हीरो मान के देखो। हिंदू मुस्लिम कोई नहीं देखेगा, सिर्फ भारत का रंग चढ़ेगा तुम पे। लेकिन जब औरंगजेब को बड़ा बताओगे, जिसने 46 लाख हिंदुओं को मार दिया, जिसने अपने बाप को जेल में डाल दिया, जिसने अपने भाई को मार दिया, जिसने सोमनाथ मंदिर तोड़ा, जिसने काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ा, अगर ऐसे को हीरो बनाओगे तो जनता तुम्हें जीरो बना देगी। ठीक है, उन्होंने खीर और चीर सब बता दिया, लेकिन ये सब जो ये इनको ग्राउंड मिला है ना, ये सब भाषणबाजी का, वो अबू आजमी ने दिया है और वहां से निकला हुआ ना उनसे, हमें उन्हीं से वो अखिलेश यादव तो कह रहे हैं उनकी अभिव्यक्ति की आजादी है। बोले भैया बोले। अब देखिए अभी संवाद शुरू नहीं हुआ कि बेचैनी और व्यग्रता दिखने लगी। अरे अपने बोले हो तो दूसरे को भी सुन लो। देखिए, जो हम लोगों ने एक बार नहीं 1000 बार कहा कि इस देश में, अभी साथी ने कहा कि वीर अब्दुल हमीद, अब जब तथ्यों की जानकारी कम होती ना तो आदमी सोचता है कि चिल्ला देंगे तो बड़ी प्रभावी होगी। मैं इनसे पूछ लूं, उत्तर प्रदेश में वीर अब्दुल हमीद कहाँ से हैं? गाजीपुर में हैं। अभी उनके गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, जो हमारे नायक रहे हैं, जो हमारे लिए गर्व के विषय हैं, वीर अब्दुल हमीद के गांव में जो प्राथमिक विद्यालय था, उसका योगी आदित्यनाथ की सरकार ने उसका नाम मिटा दिया। मैं चाहूंगा कि थोड़ा धैर्य रखिए और थोड़ा साहस करिए। योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए कि वीर अब्दुल हमीद का नाम उनके प्राथमिक विद्यालय से उनके गांव में क्यों हटा दिया गया। ये नहीं पूछ पाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी से तो सवाल कर नहीं पाएंगे। और अगर जो नागपुर में हिंसा, हमारे हीरो कभी हमारा नहीं हो, औरंगजेब नहीं हो सकता। हमारा हीरो अशफाक अबू आजमी को बताइए ना। अरे अबू आजमी साहब ने स्वयं कहा है कि अगर किसी, सुनिए तो पूरी बात तो सुनिए। हाँ, हमारे जो हीरो हैं वो बहादुर शाह जफर हैं। जिस बहादुर शाह जफर ने अपने देश के आज़ादी के लिए और मुल्क के लिए, जब इस देश में आरएसएस माफीनामा लिख रही थी, तो अपने 2 बेटों की कटी हुई गर्दनों देख करके, और जब गाजियों ने कहा कि अब आप यहाँ से चले जाइए, तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक गाजियों में और हिंदुस्तान के लोगों में ईमान रहेगा। तो उनके हम लोग हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अशफाक का भी ईमान बचा रहे, बहादुर शाह जफर का भी बचा रहे, लेकिन कम से कम गोंडसे की जय बोलने वाले जो पूज्य गांधी की हत्या कर दिया,
उसकी जय बोलने वाले आज बता रहे हैं कि वो बहुत बड़े। इस देश में औरंगजेब को कौन मान रहा? इस देश में हम लोग तो चाह रहे हैं कि आज उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक बेटी कल रात में 25 किलोमीटर घसीटी गई, अपने घर जाने के लिए 25 किलोमीटर उसका बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बनारस में एक बेटी के साथ बर्बरता हुई और भारतीय जनता पार्टी के दरिंदे निकले वो। इसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से लेकर के और केंद्रीय मंत्रियों तक की उसके उन दरिंदों के साथ फोटो थी। इसका जवाब देने के बजाय अभी जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, उन्हीं बीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर में दो युवाओं की हत्या हुई है। इसका जवाब कौन देगा? तो इन सब बुनियादी सवालों का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी संविधान की कभी बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान रामायण की बात करते हैं। वो उनको ये पता होना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई और सभी नागरिक सुरक्षित तब रहेगा जब संविधान की प्रस्तावना और संविधान के मूल्य सुरक्षित रहेंगे। बहुत जरूरी है। हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो ये ऐसा नहीं करते। एक सेकंड, सवाल भी तो सुनिए। ये आप कह रहे हैं कि औरंगजेब को कोई ग्लोरीफाई नहीं कर रहा है। एक बार बयान नहीं दिया अबू आजमी ने। आप लोग सब अपना खोलिए ट्विटर अकाउंट। अबू आसिम आजमी ने 2 घंटे पहले भी लिखा है, क्या औरंगजेब रहमतुल्लाह, आप भी जानते हैं रहमतुल्लाह का क्या अर्थ होता है? कि अल्लाह का उस पर रहम रहे। मतलब वो उनको ग्लोरीफाई कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, सीरियल ऑफेंस कर रहे हैं। अगर आप उस नजरिए से, क्योंकि आप कह रहे हैं ना कि हम नहीं ग्लोरीफाई करते, कई हिस्टोरियंस भी ग्लोरीफाई करते हैं, ये करने की क्या जरूरत है? क्या जानबूझकर उकसा नहीं रहे हैं? मेरा सीधा सवाल। देखिए, जो इतिहास है वो किसी के ग्लोरीफाई करने से और किसी के ब्लेम करने से बदल नहीं जाता। वो इतिहास है कि वो एक मुगल शासक था। हम लोग तो उससे आगे जाते हैं, उसके बाबा की बात करते हैं, अकबर की बात करते हैं। उनका सेनापति कौन था? मान सिंह था। मान सिंह और पूछिए कि हल्दी घाटी की लड़ाई हुई तो महाराणा प्रताप के खिलाफ 1576 में कौन लड़ा? मान सिंह ने लड़ा। अफगान के काबुल का वो गवर्नर था। तो मान सिंह के घर के लोगों को तो भारतीय जनता पार्टी ने उप मुख्यमंत्री बना रखा है। उस पर सवाल पूछिए कि क्या उसके घर के लोगों को भी योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस देश से बाहर, ये रोहिंग्या पे बात कर रहे हैं, नागपुर में अगर किसी के ग्लोरीफाई कर देने तो उसका जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है। अगर ये सरकार क्या समाजवादी पार्टी की है कि भारतीय जनता पार्टी? इतिहास में कोई किसी की बड़ा इंटेलिजेंस कहाँ फेलियर है कि दंगा हो जाते हैं तब आप बहस और विमर्श पर आ जाते हैं। उससे पहले कुछ नहीं आता। माइक नीचे रखिए। अब ये ग्लोरीफाई कर दे, वो बुराई कर दे, उससे इतिहास बदल जाएगा क्या? कि उस पर हंगामा खड़ा कर दे और भाषण अपनी जगह है, लेकिन उस मजार का आप कुछ नहीं कर सकते। अभी डुअल ओनरशिप है, एएसआई के तहत है और वक्फ की जमीन है। ऐसे में आप कर क्या लेंगे? तो फिर तो ये उन्माद फैलाना है ना। अंजना जी, आपने मुझसे कहा क्या इतिहास बदल जाएगा, तो सबसे पहले तो मैं ये कह दूं, आदमी वो नहीं जो हवा के साथ चल दे, आदमी तो वो है जो हवा का रुख बदल दे। और ये मोदी जी और योगी जी है। इतिहास नहीं बदल सकते, लेकिन जितने युवा यहाँ बैठे हैं, हम सबको ये हक है हम अपने आदर्श चुने। अब्दुल हमीद साहब, शिवाजी महाराज, गुरु तेग बहादुर, इन्हें औरंगजेब की याद आएगी, इन्हें बहादुर शाह जफर की याद आएगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने उनके 2 साहबजादे थे, जिंदा चुनवा दिया था दीवार के अंदर। क्या हम उनको अपना आदर्श नहीं मानेंगे, हीरो नहीं मानेंगे? और बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहता हूं, ध्यान से सुनिएगा, किसी को बुरा ना लगे, विरासत में गद्दी तो मिल सकती है, बुद्धि नहीं मिल सकती है। और आनंद दुबे जी, अब हो गया सर, अब हो गया। आनंद दुबे जल्दी जी, तो बहुत तेज छत्रपति संभाजी महाराज की जय। बहुत तेज चुभेगा। उसी विरासत से अस्तित्व बनाने वाले लोग आज विरासत की बात कर रहे हैं। तथ्यों पे उसी विरासत से अस्तित्व बनी है। बोल रहे थे। जो आज अस्तित्व है वो उसी विरासत की है। भैया पर्सनल मत बनाइए। ट्यूनिंग थोड़ी खराब। पर्सनल नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। अगर वो नहीं करेंगे तो नहीं करूंगा, करेंगे तो करूंगा। अब चलिए देखिए, तथ्यों पे अगर बात कर रहे हैं, पहला अबू आजमी का स्टेटमेंट है, उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी है। चुनौती देता हूं, अगर उनका कोई वक्तव्य दिखा दे कि उन्होंने माफी मांगी हो, नहीं मांगी। दूसरा, अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं क्यों उनको निकालूं पार्टी से? इसका मतलब अखिलेश यादव के इशारे पे किया। और वजह क्या है? औरंगजेब ने अपने बाप को, जब वो जिंदा था,
जेल की सलाखों के पीछे डाला और अखिलेश यादव ने अपने पिताजी को कुर्सी से हटवा दिया। औरंगजेब आदर्श है, इसीलिए ऐसा हुआ। अब जवाब दीजिए, क्योंकि आपके नेता पर कहा है। रुक जाइए। देखिए अंजना जी, अब बहुत ध्यान से, जो मंद बुद्धि लोग होते हैं ना, इसीलिए उनको कुछ पता नहीं होता। मैं सारे नौजवानों से जानना चाहूंगा, इस देश में बहुत सारे शासक हुए, बिंबिसार हुए, बिंबिसार की हत्या किसने की? वो उनके पुत्र अज्ञात शत्रु ने करा। अज्ञात शत्रु की हत्या किसने करी? उसके पुत्र ने करा। अगर आप कलिंगा युद्ध के बात करें और कलिंगा युद्ध से पहले की बात करें तो सम्राट अशोक जैसे लोग भी, इस देश में बहुत सारे लोग अपने गुरुओं को एक तरफ लगा करके छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस देश में गांधी की हत्या किसने करी? आज इस देश के नौजवानों के भविष्य की हत्या कौन कर रहा है? रहमतुल्लाह वो बार-बार लिख रहे हैं। आप तय कीजिए, आप इधर खड़े हैं, आप जरा पूछिए। अब शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत। छत्रपति संभाजी महाराज की जय। अंजना जी, कुछ पंक्तियां उनकी शान में पढ़ता हूं। तू माटी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं। तू समय बदल कर रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन का एक नारा है। और ये अंधकार तो कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। हमारी सनातनी परंपरा, हमारा हिंदुत्व धर्म इतना छोटा या कमजोर नहीं है कि ऐसे हजारों औरंगजेबी आके उसको मिटा दे। ऐसा कभी हो नहीं सकता। दूसरा सवाल, भारतीय जनता पार्टी के कंधों पर दायित्व है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अगर दंगाई ये जानते हैं कि बैठी सरकार लापरवाह है, कमजोर है, ये हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो उत्पात मचाते हैं। अब आप सोचिए अंजना जी, 17 मार्च को ये हिंसा हुई, आज हम खड़े हैं, आज 4-5 दिन बीत गए, लेकिन आप बताइए अभी तक केवल 80 लोग ही पकड़े गए। अब तक तो 700 के 700 लोग कटघरे के पीछे होने चाहिए थे। बांग्लादेश से अगर तार जुड़े हैं तो ये किसका फेलियर है? क्या विपक्ष का फेलियर है? क्या आप सवाल विपक्ष से पूछेंगे? अगर बांग्लादेश या पाकिस्तान से दंगाइयों के तार जुड़े हैं तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सरकार का बहुत बड़ा फेलियर है, खुफिया एजेंसियों का फेलियर है। आप नतमस्तक होकर जनता के सामने क्षमा मांगिए कि इतना प्रचंड बहुमत मिलने के बाद भी हम महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था नहीं बनाकर रख पा रहे हैं। आए दिनों अपराध, आए दिनों खून, आए दिनों हिंसा, आए दिनों बलात्कार। अगर आप ऐसा महाराष्ट्र बनाएंगे जो जंगल राज जैसा होगा तो माफ करना, आपके हिंदुत्व को मैं चैलेंज करूंगा। हिंदुत्व वो है जो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास से चलता है। मोदी जी का नारा बोलने लगे, क्या हुआ? नहीं, ये मोदी जी का नारा नहीं है, ये मोदी जी का नारा नहीं है, ये हमारे देश का, ये हमारे देश का नारा है, ये श्री राम भगवान का नारा है, ठीक है, ये हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज का नारा है। 2025 में औरंगजेब का क्या रेलेवेंस है? जिंदा रखना है, मजार के बाहर मजार उखाड़ो, ये करो वो करो, ताकि उलझी रही जनता और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन होता रहे। देखिए, वाकई उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है, और जो चीज़ आपके लिए न्यूज़ प्रासंगिक नहीं होती है आप उसे टेलीविज़न पर नहीं चलाते हैं। जो वस्तुएं आपके घर में प्रासंगिक नहीं होती है उसे आप बाहर फेंक देते हैं। तो मजार भी और औरंगजेब भी दोनों इस देश के लिए प्रासंगिक नहीं है, इसलिए उसको उखाड़ देने में ही भलाई है। लेकिन उसकी वजह से हिंसा हो जाए, दूसरी बात क्या किया जाए? आंख बंद कर ले। इसलिए सुन लीजिए, औरंगजेब, आपके सारे दर्शकों के लिए बता दूं कि इस देश के जितने भी मदरसे हैं उसमें सब में फतवाए आलमगिरी पढ़ाया जाता है, माशरा आलमगिरी पढ़ाया जाता है, और ये हनीफी स्कूल का है जिसमें काफिरों की परिभाषा यह है, और काफिरों के लिए सजा क्या है? मौत की सजा है। और इस चीज को जब मदरसे के बच्चे पढ़ रहे हैं, वो क्या पैदा लेंगे? वो टेररिस्ट ही तो पैदा लेंगे। वो दूसरे धर्मों का कभी सम्मान करेंगे क्या? तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि और मुसलमानों और इस्लाम में औरंगजेब को 6th राइटियस खलीफा माना गया है। अबू बकर, उस्मान, उत्थान और एक उमर, 4 के बाद पांचवा और छठा एक खलीफा माना गया है। आप समझ सकते हैं इसकी बात का क्या मतलब हुआ? क्यों खलीफा उसको इतना माना गया? क्योंकि उसे इस्लाम की सही व्याख्या करने वाला माना गया। और इस्लाम की सही व्याख्या में क्या था? हमारे जितने मंदिर थे उसको ध्वस्त करना, लाखों लोगों की हत्या, लाखों हिंदुओं की हत्या करना, मंदिरों को तोड़ना, बलात् धर्म परिवर्तन करना, और ऐसे लोगों के साथ जो लोग भारत का मुसलमान कहता था कि हमारा औरंगजेब बाप दादा नहीं है। अरे बाप दादा नहीं है तो उसकी मजार के लिए लड़ क्यों रहे हो?
वो आदमी आक्रांता था, उसके मजार के लिए भारत का मुसलमान लड़ेगा और कहता है कि नहीं हमको उससे कोई लेना देना ये है। एक सच्चाई है कि वहां नागपुर में 10 सेकंड जल्दी पूरा इसका मतलब है कि भारत के अंदर पाकिस्तान मानसिकता जिंदा है। क्या मुसलमान विश्वास के लायक है भी या नहीं है, मैं इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता हूं। आप सबको एक रंग में रंग रहे हैं अभी। हाँ, और जानबूझ के रंग रहे मैं हैं। रंग नहीं रहा हूं, आप मैं रंग रहे हैं। दुनिया का पैटर्न बता रहा हूं कि दुनिया का एक इलाका बताइए जहां मुस्लिम बहु इलाका है और वो कम्युनली सेंसिटिव नहीं है। बाकी मैं पूरी दुनिया में बता रहा हूं कि एक ऐसा जगह बताइए जहां इस्लाम सद्भाव और शांति और भाईचारा के साथ राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ रहा हो। क्या स्पेन में है, क्या जर्मनी में है, क्या इंग्लैंड में है? दुनिया का एक उदाहरण बता दीजिए। ठीक है, मैं अगले राउंड के लिए भी सवाल कुछ खड़ा रखिए। करता हूं, इस्लाम की मूल चरित्र पर इस ठीक है। प्रश्न खड़ा कर रहा हूं। औरंगजेब जिंदाबाद और लब्बैक लब्बैक के नारे वहां लग रहे थे, जो कि आमतौर पर मुझे पता चला हज में ये नारा लगाया जाता है। तो ये लब्बैक लब्बैक आई एम हियर अल्लाह वाला जो अल्लाहुम्मा नारा लब्बैक, जी वो सिर्फ जी हज में तो ये वहां पर नारा लगाया जाता थाने के बाहर। और फिर जब भीड़ आक्रमण, नहीं सवाल नहीं सुना आपने, देखिए सवाल सुनिए जी, सवाल सुनिए। ये जो औरंगजेब परस्ती है, अगर 1000 लोगों की भीड़ आ जाए, वहां पर अनेकों दुकानदार थे, एक बूढ़ी बुजुर्ग महिला थी, वो पूछ रही कि मेरी क्या गलती है, हम पर क्यों हमला किया। इतने सारे पत्थरों के साथ अगर ऑर्गेनाइज तरीके से उन्माद फैलाया गया, उकसाया गया मुस्लिम कम्युनिटी को, और वो बाहर आकर पत्थरबाजी करते हैं, तो ये क्या वैमनस्य नहीं फैलाता है? ये क्या शांति के लिए था? अंजना जी देखिए, मैं बार बार एक बात कहता हूं कि आप लोग जो ये शो दिखाए जाते हैं, इससे बहुत बड़ा असर पड़ता है पूरी दुनिया पर। एक शायर का एक शेर है, वहाँ से मैं शुरू करता हूँ, फिर संगीत रागी जी की बात का जवाब देता हूँ। मैं सच कहूँगा मगर फिर भी हार जाऊँगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। संगीत रागी साहब ने जितनी भी बातें बोली हैं सब झूठ बोली हैं, और ये प्रोफेसर हैं। ये सर देखिए, मैं सुन लीजिए, बीच में नहीं। आपने पहले ये कहा है कि वो इस्लाम के छठे खलीफा हैं। एक मिनट, अभी कहा आपने, अभी आप माइंड मैंने कहा है और मैं उस पर अडिग हूं कि इस्लामिक थियोलॉजी के अंदर में है। सर सुन तो लीजिए, जल्दी बोलिए ना। मैं अभी आपके सामने अपना सर रखने को तैयार हूं, अगर आप किसी किताब में दिखा दें कि औरंगजेब को इस्लाम का छठा खलीफा माना गया, अभी साबित कीजिए आप, वरना झूठ मत फैला। मैं अपना सर जो खुदा के सामने झुकता है, आराम से जो खुदा के सामने झुकता है, मैं सर झुकाकर सलाम करूंगा आपको, अगर साबित कर दें, वरना ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। हर चैनल पर आप इस्लाम को गाली देते हैं, मुसलमानों को गाली देते हैं, और उन्हीं के दम पे सरकारें बना रहे हैं। एक्सपोज करता हूं, गाली नहीं देता हूं। आप एक्सपोज नहीं कर रहे, आपको नफरत है मुसलमानों से, आपको नफरत है इस्लाम से, आपको नफरत है मुसलमानों से, और आपके जो आता है जिनको मोहब्बत करते हैं वो मस्जिदों में दंडवत होते हैं। तुम्हारा क्या लगता है, वो मस्जिदों में दंडवत होते हैं? फतवा आलमगीरी क्या है? काफिर की क्या परिभाषा है? सर मेरी बात सुनो, क्या परिभाषा है हनाफी स्कूल में? सुनो यार, क्या है परिभाषा? यही पढ़ाते हो क्या अपने बच्चों को प्रोफेसर? इसी दारुल देवबंद यही को पढ़ाते हो अपने बच्चों को कि कैसे कत्लेआम करना है, कैसे आतंकवादी बनना है? इस्लाम आप दोनों को मैं बोल रही हूं, माइक छीन लूंगी मैं, माइक छीन लूंगी दोनों से। बंद कीजिए संगीत रागी, माहौल खराब किया है इस मुल्क के। संगीत रागी स्टॉप इट, मैं आपको बोल रही हूं बंद कीजिए, कीप योर माइक हियर, माइक कीजिए, ऑडियो टिप कर दीजिए, डिबेट ही खत्म कर देते हैं। आप बंद कीजिए इसको प्लीज सर, प्लीज। नहीं, आप दोनों को मैं माइक दूंगी तब आप बोलेंगे। प्लीज सर, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। मैं नहीं चाहती हूँ कि धर्म के नाम पर, प्लीज थोड़ा सा रुक जाए। नहीं, आप बोलिए, लेकिन बारी बारी से बोलिए, एक साथ मत बोलिए, बारी बारी से बोलिए। एक जो उन्होंने कहा था, प्लीज वेट। आप लगातार बोल रहे हैं साहब, अरे लगातार बोल रहे हैं, आराम कीजिए, इतना गुस्सा ने भड़कने का कुछ नहीं है। जो फैक्ट रिसर्च के जरिए निकलता है, वो 6 मुगल एम्परर थे, 6 खलीफा नहीं थे। तो आप प्लीज वेट। इफ यू हैव अ सोर्स, कोट योर सोर्स, नहीं तो झूठ और अफवाह मत फैलाइए। मैं आप सबसे निवेदन कर रही हूँ, धर्म के नाम पर उन्माद फैलाइए मत यहाँ पर। हम एक रिस्पॉन्सिबल चैनल है और मैं नहीं चाहती हूँ कि धर्म के आधार पर आप लोग, आप किसी को रंगे या आप किसी को रंगे। असल सवाल जो मैंने पूछा था उसका मुझे जवाब नहीं मिला।